आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 क्रिया। बच्चा केला खाता है, शेर दहाड़ रहा है, नौकरानी कपड़े धोती है। ऊपर बने चित्रों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। बच्चा क्या करता है? केला खाता है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। नौकरानी क्या करती है? कपड़े धोती है। खाता है, दहाड़ रहा है, धोती है आदि शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु: क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, गा, पी, चढ़, पढ़, जा आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे खाना, गाना, पीना, चढ़ना, पढ़ना, जाना आदि। क्रिया के भेद: क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया से ही अर्थ स्पष्ट हो जाए व कोई कर्म ना हो, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गीता दौड़ती है, मनु हंस रही है। इन वाक्यों में दौड़ती है तथा हंस रही है क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए वाक्य में कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे रोहित फल खाता है, रीशु क्रिकेट खेल रहा है। इन वाक्यों में खाता है तथा खेल रहा है क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ कहानी तथा क्रिकेट लगने पर अर्थ स्पष्ट होता है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ फल और क्रिकेट लगने पर अर्थ स्पष्ट होता है। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कमल ने गीत गाया, आरती खाना खाती है। गाया तथा खाती है क्रियाओं के क्रमशः गीत और खाना एक एक कर्म है, अतः यह एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं: जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम ने सीता को अंगूठी दी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इन वाक्यों में सीता को अंगूठी तथा विद्यार्थियों को पाठ द्विकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान: सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करें, जैसे चपरासी दरवाजा खोल रहा है, डाकिया पत्र लाया। वाक्यों में प्रश्न होगा, चपरासी क्या खोल रहा है और डाकिया क्या लाया। पत्र: यदि प्रश्न का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि ये सकर्मक क्रिया है। यदि प्रश्न का उत्तर न भी मिले किंतु क्रिया के कर्म की उपेक्षा हो तब भी वह सकर्मक होगी, जैसे रमेश पढ़ता है, रमा लिखती है। इन वाक्यों में कर्म दिखाई नहीं पड़ता फिर भी उसकी उपेक्षा है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक है। रचना के आधार पर: रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कुदंत क्रिया। सामान्य क्रिया: जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसे माताजी खाना लाईं, गाय ने दूध दिया। इन वाक्यों में लाईं और दिया एक ही मूल धातु से बनी क्रियाएं हैं, ऐसे क्रियापद सामान्य क्रिया कहलाते हैं। संयुक्त क्रिया: जो क्रिया दो या दो से अधिक मूल धातुओं के योग से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे सुमित ने अपना पाठ पढ़ लिया है, माताजी मंत्र पढ़कर खाना खाती हैं। इन वाक्यों में पढ़ लिया और पढ़कर में
एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः यह संयुक्त क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया। अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़वाते हैं। इन वाक्यों में सिलवाया व पढ़वाते हैं क्रियाएं प्रेरणार्थक हैं, क्योंकि इनके कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं। कर्ता दो प्रकार का होता है। प्रेरणाकर्ता, प्रेरणा करने वाला प्रेरक कर्ता होता है। प्रेरित कर्ता, जिससे काम की प्रेरणा की जाती है, वह प्रेरित कर्ता होता है। जैसे कविता अंजलि से रोटी पकवाती है। उपयुक्त वाक्य में कविता प्रेरक तथा अंजलि प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जैसे माँ खाना पकाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जैसे माँ बेटी से खाना पकवाती है। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं। क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। जाना, भेजना, भिजवाना। रहना, रखना, रखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। फटना, फाड़ना, फड़वाना। टूटना, तोड़ना, तुड़वाना। भीगना, भिगोना, भिगवाना। नाम धातु क्रिया निम्न को देखिए। बच्चों को हर समय डांटना नहीं चाहिए। तारों का झिलमिलाना मन मोह लेता है। इन वाक्यों में डांट संज्ञा शब्द से डांट क्रिया बनी है। झिलमिलाना क्रिया अनुकरणवाची शब्द झिलमिल से बनी है। इस प्रकार की क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे रंगना, लजाना, चकराना, अपनाना आदि। नाम धातु क्रिया बनाना। शब्द है गर्म, प्रत्यय आ, नाम धातु गर्मा और क्रिया का सामान्य रूप गर्माना। शर्म, आ, शर्मा, शर्माना। बात, या, बतिया, बतियाना। साठ या सठिया, सठियाना। झूठ, ला, झुटला, झुटलाना। नंबर 5 पे है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के साथ कर या करके शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाकर, उठकर, पीकर, जाकर आदि। यानी मधु ने कथा पढ़कर सुनाई। हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। इन वाक्यों में पढ़े तथा मिले के साथ कर जोड़ा गया है, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया। आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। उस बाग में बसंत पूरी तरह छाया हुआ था। काले काले बादल आकाश पर छा गए थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे। अनेक लोग बाग में टहल रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की किसी न किसी विशेषता का बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में उस पद बाग की ओर संकेत कर रहा है। दूसरे वाक्य में काले काले पद बादल के कालेपन की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तीसरे वाक्य में रंग बिरंगे पद फूलों की विशेषता बता रहा है। चौथे वाक्य में प्रयुक्त अनेक पद लोगों की संख्या का बोध कराता है। संज्ञा पदों की विभिन्न विशेषताओं का बोध कराने के कारण ये सभी पद विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा, चतुर आदि। उदाहरण: रमा सुंदर लड़की है, वह लंबा लड़का है। इनमें प्रयुक्त रंगीन शब्द विशेषण हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद:
विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, कठोर, उपयोगी, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा, नुकीला, ऊंचा, भारतीय, बनारसी, हरियाणवी आदि। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा शब्दों की नीचे लिखे विशेषताओं का पता चलता है। गुण: परिश्रमी, सरल, योग्य, उदार, दयालु आदि। दोष: अयोग्य, बेईमानी, निर्दयी, कठोर आदि। रंग: बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, भूरा आदि। आकार: चपटा, गोल, टेढ़ा, सीधा, लंबा, चौड़ा आदि। स्थान: देशी, विदेशी, जापानी, भारतीय, ऊंचा, नीचा आदि। काल: आधुनिक, प्राचीन, नवीन, नया, पुराना आदि। दिशा: दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, उत्तरी आदि। स्वाद: नमकीन, चटपटा, खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। गंध: सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, सुवासित आदि। स्पर्श: कठोर, चिकना, मुलायम, कोमल, खुरदरा आदि। दशा: पतला, मोटा, सूखा, गोल, कमजोर, स्वस्थ, दुबला आदि। ध्वनि: मधुर, कर्कश, मंद, तीव्र आदि। परिमाणवाचक सर्वनाम: जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल या माप का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 10 मीटर, 100 ग्राम, थोड़ा, ज़्यादा आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 10 ग्राम, 20 किलो, 5 सेंटीमीटर आदि निश्चित परिमाणवाचक है, और जैसे कुछ दूध, थोड़े चावल, ज़्यादा फल आदि अनिश्चित परिमाणवाचक है। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 10, पहला, चौथा, आधा, चौगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 2, 500, तीसरा आदि निश्चित संख्यावाचक हैं, और जैसे थोड़े, ज़्यादा, कम, कुछ आदि अनिश्चित संख्यावाचक हैं। सार्वनामिक विशेषण: सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में भी होता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं, तब सर्वनाम होते हैं, तथा जब ये संज्ञा शब्द के साथ अथवा पहले आते हैं, तब ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह घड़ी किसकी है, यह स्त्री क्या कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में वह और यह सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में वह लड़की, यह पुस्तक, वे लोग, मतलब उन्हीं के पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात की जा रही है। अनिश्चयवाचक: कोई आदमी, कोई लोग, कुछ उपाय आदि अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक में कौन छात्र, क्या बात।
संबंधवाचक जो लड़का, जो छात्र। विशेषणों की तुलना अवस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता प्रकट होती है। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती, अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन कुशल चित्रकार है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के गुणों की तुलना की जाती है। जैसे मोहन से अधिक कुशल चित्रकार है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे महेश सबसे अधिक कुशल चित्रकार है। विशेषण की अवस्थाओं के छाप। विशेषण की अवस्थाओं के रूप में 2 प्रकार से बनते हैं: अधिक या सबसे का प्रयोग करके। संस्कृत के शब्दों तत्सम के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर। जैसे यदि हम अधिक या सबसे लगाकर इसकी मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था को देखें इन शब्दों की, तो इस तरह से होगा। मूलावस्था में शब्द कायर है, उत्तरावस्था अधिक कायर और उत्तमावस्था सबसे कायर। कंजूस अधिक कंजूस, सबसे कंजूस। दानी अधिक दानी, सबसे दानी। वीर अधिक वीर, सबसे वीर। तर तम प्रत्यय लगाकर।